Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, पिछले वीडियोस में मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रही थी आपको, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे. चलिए देखते हैं. कंडीशंस मीन्स जो एक्सेप्शंस होते हैं, शर्तें होती हैं, वहाँ से देखेंगे. सपोज़ करिए आपके पास कोई व्हीकल है, कोई ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट व्हीकल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाई. अगर कोई गाड़ी है, कोई एक गाड़ी कह सकते हैं, या जिससे आप ट्रेवल करते हैं, वो व्हीकल है आपके पास, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? उसके पहले बाई यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हियर बाई कार, बस, ट्रेन, साइकिल, आई मीन बाइसिकल. वो यहाँ कैसे आया? कार से, बस से, ट्रेन से, साइकिल से. तो उसके पहले क्या यूज़ होगा? ये ट्रांसपोर्ट्स के पहले या व्हीकल के पहले क्या यूज़ होगा? बाय का यूज़ होगा. लेकिन अगर पैरों की बात हो या हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर बैठने की बात हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे. ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक. ठीक है. एक एक्सेप्शन है इसके लिए भी, देखते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के पहले हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं. लेकिन सपोज़ करिए किसी सेंटेंस में उस व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के पहले विशेषण या कोई आर्टिकल्स आ जाते हैं. आर्टिकल्स ए एन डी या द, जो भी आप बोलते हैं. एडजेक्टिव, विशेषण. उस सेंटेंस में आपको पहचानना होगा कहीं विशेषण तो नहीं आया या कोई आर्टिकल तो नहीं लगा. अगर उसके पहले लगा है तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ ना करके इन या ऑन का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? इन और या ऑन का यूज़ करेंगे. लेकिन शर्त क्या है कि उसके पहले कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो. अब बात आती है कि इन और ऑन में से किसे कब यूज़ करेंगे. तो अगर कोई टैक्सी है जिसके साथ एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा है तो वहाँ पे हम इनका ही यूज़ करेंगे. लेकिन अगर कोई व्हीकल उसके अलावा है, सिर्फ टैक्सी को छोड़कर कोई और कुछ भी हो और उसमें एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. इन का यूज़ कहाँ करते हैं? सुबह, शाम या दोपहर के बाद. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. यहाँ नून नहीं है, आफ्टरनून है. इनके लिए आफ्टरनून. ऐट का यूज़ कहाँ करते हैं? कोई भी समय हो, 9 o'clock, 7 o'clock, AM, PM, उसके लिए ऐट का यूज़ करते हैं. नून यानी आफ्टरनून नहीं, नून की मैं बात कर रही हूँ, जो ठीक दोपहर की बात होती है, उसके लिए हम ऐट लगाते हैं. आफ्टरनून के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. देखिए कितना बेसिक सा डिफरेंस है. आप सोचेंगे नून आफ्टरनून में क्या डिफरेंस है. नून के लिए ऐट लगाएंगे, आफ्टरनून के लिए हम इन लगाएंगे. नाइट, रात के लिए भी इन ऐट लगाएंगे. डॉन या डस्क यानी जो उषा काल होता है, गोधूली बेला, दोनों के लिए जो सुबह सुबह बिल्कुल हल्की लालिमा लेके चीज़ें, सूर्य आता है उगने के पहले या सनराइज़ के पहले जो चीज़ें होती हैं उसको हम उसके पहले लगाएंगे. और जो रात होने से पहले जो टाइम आता है गोधूली बेला, उसके लिए डॉन डस्क के लिए भी हम क्या लगाएंगे? ऐट लगाएंगे. ऑन का यूज़ कहाँ होता है? कोई दिन का नाम है, कोई डेट है, दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई स्पेशल डे है, तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे. ऑन होली, ऑन दीपावली, या फिर ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. कोई डेट है 18 नवंबर 2004 ऐसे करके, तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे. ड्यूरिंग की अगर बात करें, यहाँ पे गाइज मैं ड्यूरिंग का एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना शायद भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ड्यूरिंग भी एक टाइम को शो करता है. दौरान यानी कि राधा केम हियर 7 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे इन 2020. ये एक जो एग्जाम्पल है ये ऑन का एग्जाम्पल है. इसको मैंने बाय मिस्टेक नीचे पुट कर दिया, लेकिन मैं ड्यूरिंग का एग्जाम्पल आपको खुद वर्बली बता देती हूँ. सपोज़ करिए शेक्सपियर की बात करें अगर हम, तो शेक्सपियर किसके टाइम में थे? एलिजाबेथ के टाइम में. तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ शेक्सपियर वॉज लिविंग. शेक्सपियर किसके टाइम पीरियड में काम कर रहे थे? जब एलिजाबेथ जिस दौरान शासन में थी, जिस समय अवधि के दौरान एलिजाबेथ शासन कर रही थी, उस समय शेक्सपियर ज़िंदा थे या जी रहे थे या सरवाइव कर रहे थे. तो वो क्या हुई? एक अवधि थी, एक समय, एक टाइम पीरियड था. तो इसके लिए ऐसी जगहों पे हम क्या यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. कुछ और कंडीशंस भी देखेंगे. मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देती हूँ. इफ़ मतलब अगर, दिस लास्ट, नेक्स्ट, ईच एवरी. दिस लास्ट, नेक्स्ट, ईच एवरी आता है, सॉरी,
every came before the mentioned time in the sentence, then no preposition will be used there. कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में अगर दिस लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी आ जाता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो इन द मॉर्निंग. आपने बोला ही विल गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जाएगा या सुबह में वो निकलेगा या जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ ही विल गो द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगले सुबह जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ कर लिया गया है. तो आपको ध्यान देना है कि दिस, लास्ट, नेक्स्ट और ईच, एवरी, ये तीनों अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. We do not use preposition with transitive verbs, but for some words which show its meaning different from its original sense, then preposition will be followed by transitive verbs in that sentence. Guys, आपको पता है कि transitive verbs अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, completed होते हैं, इसमें preposition लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. पर आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो देखने में ट्रांजिटिव होते हैं फिर भी उसमें वो प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया रहता है. तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला मैं सेंस चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे, जिन्हें भी अगर ये समझ में नहीं आता तो वो बिल्कुल भी वरीड नहीं होंगे क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं. जो भी इस पर प्रैक्टिस करेगा उसको हैबिट हो जाएगी और वो अपने आप समझ जाएगा कि वो पहचानने लग जाएगा कि कैसे इसको टैकल करना है. देखते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे जिसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे. इसी सेंटेंस की कोई मीनिंग ट्रांजिटिव वर्ब शो करती है, कंप्लीशन शो करती है कि वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर उसी बात को किसी और सेंस में कहा जाए तो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है. ये बहुत कन्फ्यूजिंग है पर आपको देखना पड़ेगा. ये अटैक, डिस्कस, डिस्क्राइब, एंटर, रिजेंबल, लव, हेट, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, मैरी, कंप्राइज, इन सारे वर्ड्स का किसी सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि इनकी दो मीनिंग निकल रही है. आपको वो दोनों मीनिंग पहचाननी है अगर ये कहीं भी लगे हैं तो. बस आपको सेंस पहचानना है कि ये सेंस क्या कह रहे हैं. वहाँ पे जैसा सेंस होगा उसी हिसाब से आप वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे. अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू जो बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे आपको. राम अटैक्ड ऑन सोहन. राम ने सोहन पर अटैक किया. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बोलें राम अटैक्ड सोहन तो ऑलरेडी ये बात को कंप्लीट कर दे रहा है. इसमें ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे ही सेंटेंसेस को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी. अटैक्ड से ही क्लियर हो गया. लेकिन अगर हम इसी बात को, अटैक करने की ही बात को दूसरे सेंस में कहें, आवर अटैक डेमोक्रेसी इज़ नॉट फेयर. आवर अटैक, हमारा डेमोक्रेसी अटैक अच्छा नहीं है. तो ये अटैक की बात यहाँ भी हो रही है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी किसी की पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. ये एक सिस्टम है, हिडन सिस्टम है जो कि सबके लिए है, सबके सेंस में है. तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे. आप देख सकते हैं अटैक ऊपर भी था, नीचे भी था. एक चीज़ की दो सेंस निकले, दो जगह पे दो बातें. ऐसे आपको पहचानना है कि कौन से सेंटेंसेस कंप्लीट अपने आप में हो रहे हैं या उनका सेंस कई लोगों के सेंस में है या फिर प्राइवेट सेंस में है. तो आपको ये चीज़ से समझ में आ जाएगा जब एक्सरसाइजेस करेंगे. तो अब इसको देखते हैं. आवर अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज़ नॉट फेयर. यहाँ पे हमने क्या लगाया? ऑन डेमोक्रेसी लगाया. शी एंटर्ड इनटू द क्लासरूम. यहाँ पे एंटर्ड के साथ एंटू का यूज़ किया गया है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. क्योंकि अगर हम ये बोलें शी एंटर्ड द क्लासरूम तो ये अपने आप में कंप्लीट है कि उस क्लासरूम में प्रवेश किया. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद हिम, मैं उसके साथ एक एग्रीमेंट के द्वारा प्रवेश किया या प्रवेश में आया या कनेक्शन में आया. ये एग्रीमेंट कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. ये एक बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड साइन करने की बात हो रही है जिसके माध्यम से दो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, कनेक्शन में आ रहे हैं या किसी चीज़ में एंट्री ले रहे हैं. तो ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है. तो इसका सेंस क्या हुआ? चेंज हो गया. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी. इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ सकते हैं और जिन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है उनके लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट देखते हैं. सॉरी गाइस, ये स्क्रीन थोड़ी सी नेक्स्ट पे आते हैं. ओके. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. राम मैरिड टू सीता
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम वॉज मैरिड टू सीता। राम मैरिड टू सीता कभी नहीं होता। हमेशा इसको कैसे लिखेंगे? राम वॉज मैरिड टू सीता। राम मैरिड सीता, ठीक है। या फिर अगर आपको प्रिपोजिशन लगाना है तो आप कहेंगे राम वॉज मैरिड टू सीता। इनको आप माइंड में सेट कर लें तो ये एक दो एग्जाम्पल सेट होने के बाद आपको ऑलरेडी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको बहुत ज़्यादा रटने की और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपको यही सजेशन है, बिकॉज़ ये इंग्लिश है, इसमें एक्सेप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको हर बार कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के थ्रू उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप राम मैरिड टू सीता को इनकरेक्ट बता रहे हैं और राम वॉज मैरिड टू सीता ये सही है, तो इस चीज़ को आप समझ जाइए कि ऐसे डायरेक्ट प्रिपोजिशन उसमें नहीं लगेगा, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रिपोजिशन यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन टेक प्रिपोजिशन एज कॉमन व्हेन थिंग्स आर द सेम, अदरवाइज ऑल विल रिमेन अनकॉमन इन सेंटेंसेस। गाइज आपको पता है कि दो चीज़ें एक जैसी होती हैं तो हम उसमें से एक क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ऐसे प्रिपोजिशंस भी अगर एक जैसे कहीं लगे हुए हैं एक सेंटेंस में तो उनमें से एक को हम कॉमन ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? जी हाँ, प्रिपोजिशन अगर दोनों सेम है, कॉमन है, तो उनको एक को एक साइड करके दोनों वर्ड्स को लिखा जा सकता है। लेकिन अगर दोनों प्रिपोजिशन डिफर है या डिफरेंट हैं तो आप उनको दोनों को ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ बट अफ्रेड ऑफ हिज सक्सेस। ये गलत है। क्यों? कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ लगा है जो कि प्रीपोजिशन है और अफ्रेड के साथ भी ऑफ लगा है जो कि प्रीपोजिशन है। तो दो को लिखने की ज़रूरत क्या है? दोनों का फेस सेम है, एक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम कॉन्फिडेंट बट अफ्रेड ऑफ हिज सक्सेस। मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ लेकिन डरा हुआ हूँ उसकी कामयाबी से। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन योर हेल्प। अभी आपने देखा कि कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑफ लगता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ हिडन है, छुपा हुआ है। डिपेंडेंट के साथ क्या लगा है? ऑन लगा है। तो आप यहाँ पे क्या किया है? कॉमन लिया हुआ है। कॉन्फिडेंट और डिपेंडेंट दोनों को ऑन प्रीपोजिशन से कॉमन कर दिया गया है, जबकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ तो ऑफ लगता है और डिपेंडेंट के साथ ऑन लगा है। भले दोनों प्रीपोजिशन है लेकिन उनके फेसेस अलग अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ एंड डिपेंडेंट ऑन योर हेल्प। अब ये सही हो जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है, हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले तो उनके साथ टू लगेगा और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे टू स्पीक, टू इनकरेज, टू मेक। स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म है, इनकरेज भी फर्स्ट फॉर्म है, मेक भी फर्स्ट फॉर्म है। टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लासरूम इज़ ईजी। क्लासरूम में इंग्लिश बोलना आसान है। टू इनकरेज स्टूडेंट इज़ अ टीचर्स ड्यूटी। इन स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना टीचर की जिम्मेदारी है। टू मेक नॉइज इन लोकसभा इज़ रॉन्ग। लोकसभा में शोर मचाना गलत है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो उसके साथ आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइज इट्स एनफ फॉर टुडे एंड हमारा प्रीपोजिशन समरी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद प्रीपोजिशन की ढेर सारी एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू आपको कभी भी नहीं भूलेगा प्रीपोजिशन को माइंड में सेट करने के लिए और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जो भी कुछ मैं बताऊँ उसको कई बार रिविज़न करिए। आपको वो सेंटेंसेस इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे कि आप उससे जुड़े जो भी कुछ आएंगे वो अपने आप आपका माइंड आपको बताएगा कि वहाँ पे क्या फिल करना है। ये माइंड गेम है जिसे आपको बहुत ही ईजिली टैकल करने में मैं हेल्प करूँगी। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।